Good evening, sir. गुड इवनिंग माल्या. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening, sir. गुड इवनिंग श्रेया. बेटा स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में. लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लो, क्या पढ़ा था आपने.
बच्चों लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? मेरी आवाज आ रही है? क्यों बच्चों? हेलो, Yes, sir. यस सर, आ रही है। बोलते नहीं हो। बताओ कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे एंड दिस इज आई थिंक लेक्चर नंबर 3। यस सर। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, याद दिलाओ मुझे। सर हम लोग वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे इसमें कि 1/6 ऑफ द टाइम कवर्ड बाय अच्छा, स्पीड हमने डिफाइन कर लिया था, एवरेज Yes, स्पीड sir. और इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन किया था, और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, है ना? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। अगर बच्चों कोई मुझे डाउट जैसे भेजता है मोबाइल पे, और बाई चांस, क्योंकि मैं दिन में 3 या 4 या 5 क्लासेस भी लेता हूँ, कभी कभी 8 से 10 घंटे, आपका डाउट मैं देखता हूँ कभी कभी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अभी। वैसे तो बहुत ही ज्यादा होते हैं मेरे पास, लगभग 1000 के अराउंड रहते हैं बच्चे, 800 दोनों सेंटर मिला के। बहुत सारे बैचेस हैं, 2 11th 2 12th, 4 रिपीटर बैचेस होते हैं 12th पास। तो फिर भी अभी 200-300 बच्चे मेरे टच में हैं, जो मैं जिनकी मैं क्लासेस लेता हूँ ऑलरेडी, सारे बैचेस मिला के। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे। अब जैसे आपने मैसेज भेजा सर, मेरा ये डाउट है। अब एक दिन में 50 मैसेज आते हैं, मैं रीड तो कर लेता हूँ, पर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं उस वक्त उसका सोल्यूशन नहीं भेज सकता, फिर मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो अगर वो डाउट आपका सॉल्व नहीं हुआ है और इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको टैग करके दोबारा मैसेज कर दिया करो मुझे, ताकि मुझे याद रहे। कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी याद नहीं आता है। जैसे माल्या ने मुझे डाउट भेजा था, मैंने अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं भेजा, अभी मुझे याद आया, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। अगर माल्या ने दोबारा मैसेज किया होता तो शायद वो मैंने डाउट सॉल्व कर दिया होता, मेरे दिमाग से निकल गया। तो कोई भी अगर आप डाउट भेजते हैं और बाई चांस उसका आंसर आपको ऑन टाइम नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कल भेजा था आज हो गया, आप दोबारा उस पर मेरे को री मैसेज कर दो, है ना? तो मुझे याद रहेगा, ये चीज मुझे याद दिलाएगी, क्योंकि मेरे मोबाइल में मैसेज भरे पड़े रहते हैं। एक बार देखने के बाद अगर उस पर एक बार ब्लू टिक हो गया, फिर हो सकता है मैं उसमें रीड भी ना करूं दोबारा, जब तक आपका नया मैसेज ना आए। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मेरे को री मैसेज कर दे, तो मुझे याद रहेगा बेटा, है ना? तो आई होप जिसने मेरे को डाउट भेजे हैं पिछले कुछ दिनों में, और डाउट्स उसको अभी भी डाउट्स वो पूछने हैं, तो मेरे को री मैसेज कर दो, एक मैसेज डाल दो कि सर ये डाउट थे, इनको क्लियर करना है। हाँ विकास, क्या कह रहे हो? सर एक डाउट भेजे हैं हम। तुमने भेजा था डाउट? यस सर, आज ही भेजा हूँ। चलिए ठीक है, हम देख लेंगे। और क्या इस टॉपिक से रिलेटेड है जो हम पढ़ रहे हैं? यस सर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में ही, नहीं तो लेफ्ट राइट डिस्कस कर लेंगे। सर इसी टॉपिक का है। 14 नंबर। यस सर। हाँ, तो वो तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ेंगे, है ना विकास? दिस क्वेश्चन डिस्कस इन यूनिफॉर्मली, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम 2 क्लास के बाद यहाँ तक पहुंच जाएंगे, देन वी विल बी स्टडीइंग दिस टॉपिक। चलिए, तो अब बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी बच्चों, हम लोग जिस तरह से स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, क्लास 9th में हम लोग को क्या पढ़ाया जाता था? स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी क्या होती है और कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, और इसको हम लोग जैसे स्पीड को हम लोगों ने पढ़ा था कुछ वैसे ही आसानी से इसको भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 2 तरह की वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले तो किसी टाइम इंटरवल के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। और सब दूसरी हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना? वी वेक्टर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 तरह से डिफाइन करते हैं।
मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि एवरेज इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंटरवल। एवरेज जो होता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड, हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एवरेज डिफाइन होता है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। and average velocity is always defined for a time interval। क्लास जूनियर क्लासेस में 9th और 10th की क्लासेस में आप लोग जब वेलोसिटी पढ़ते थे, आपको दो अलग अलग नहीं पढ़ाई जाती थी बच्चों, मुझे अच्छे से याद है एनसीईआरटी अगर आप देखें, सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हम पढ़ते थे। एक्चुअली हम लोग जो वेलोसिटी पढ़ते थे वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ही हम उसको सिंपल वेलोसिटी कहते हैं, है ना, नहीं तो अदरवाइज जो हम पढ़ते थे वो एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी, जिसे हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखा करते थे। और इस केस में चूंकि हमें 9th में डिफरेंशिएशन की और डिफरेंशियल टाइम इंटरवल की उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए हमें आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ये वाली चीजें 9th में नहीं समझाई जाती हैं उतना अच्छे से, पर अब हम इसको समझने के काबिल हो चुके हैं, तो अब हम इसको समझ लेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी, हाउ इट इज डिफाइंड। एवरेज वेलोसिटी को हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंटरवल। तो फॉर ए टाइम इंटरवल कॉमा average velocity is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी it is defined as displacement of a body in a given time interval divided by time interval। कुछ लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल भी कहते हैं, पर टोटल तो है ही यार, वो है ना कि जिस टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम इंटरवल की हम बात करें उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। तो इसे हम अगर नोटेशन में लिखेंगे तो वी एवरेज, और वेक्टर वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर या डेल्टा एस या डेल्टा आर, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को, है ना, डिस्प्लेसमेंट को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन जो भी डेल्टा एस वेक्टर होता है, याद है मैं वेक्टर में पढ़ाया है मैंने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डेल्टा आर वेक्टर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा। एवरेज वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल होगा, ये एरो मैंने बना दिया जस्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि डेल्टा एस वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर आप सिंपल एस अपॉन एल से रिप्रेजेंट करिए, या डेल्टा आर अपॉन टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हो, जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर डेल्टा एस और डेल्टा आर दोनों डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग सिंपल एस वेक्टर लिख देते हैं, कुछ लोग डेल्टा एस वेक्टर लिख लेते हैं, कुछ लोग डेल्टा आर वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये समझना है कि इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलो मैं डेल्टा एस से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल लिख रहा हूं, ठीक है, या इसे आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख पा रहा हूं तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से देख पा रहे हो बेटा कि जो भी डेल्टा एस वेक्टर होगा, जैसे सपोज ये डेल्टा एस वेक्टर है, कोई बॉडी मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट करती है मोशन और ऐसे करते करते बी पॉइंट तक आती है, तो अगर ये बी पॉइंट तक आती है बेटा, तो क्या ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी ये तो हमारी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, बट अगर मैं ए से बी, ये वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा।
हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ए से बी बॉडी मूव करी है तो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। और किसी वेक्टर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, आपको याद ही होगा, अगर मैं ये ए वेक्टर ले लूं और a/2 लिखूं तो a/2 वेक्टर डायरेक्शन वही रहती है बट केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। सिमिलरली बेटा आप ऐसे सोचो कि आप डेल्टा एस वेक्टर था आपका, ये डेल्टा एस वेक्टर है, उसको आपने टाइम से डिवाइड कर दिया है। दिस टाइम इज ए स्केलर, इट इज ए न्यूमेरिक, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड 2 3 4 5, इट कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड। जब इससे आप डिवाइड करेंगे डेल्टा एस को तो डायरेक्शन विल नॉट चेंज, मतलब जो डायरेक्शन डेल्टा एस की होगी बेटा वही डायरेक्शन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की होगी विच इज इक्वल टू वी एवरेज। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक पॉइंट कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is always along the displacement। है ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, डेल्टा एस वेक्टर के अलोंग होगा, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के अलोंग होगा। तो ये आपको बात समझनी है बहुत अच्छे से बच्चों की एवरेज वेलोसिटी जो होती है इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है सो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है तो जो ये ए बी वेक्टर होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पर मेरे को ए से बी की अगर एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो तो ये ए बी वेक्टर डिवाइड बाय जो भी टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो बेटा हम ए बी वेक्टर का लेंथ ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं और ये इन जनरल हमने डेफिनेशन आपको बताई है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है बेटा कि इट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना। एवरेज वेलोसिटी हमेशा जैसे ए से अगर बी पार्टिकल गया है तो वी एवरेज वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी, हमेशा डायरेक्शन जो होगी, ठीक है। अब अगर मैं वन डायमेंशन मोशन की बात करता हूँ, है ना, 1D मोशन की बात कर रहा हूँ बेटा, तो 1D मोशन में डायरेक्शन क्या होगी अगर उस पर मेरे को बात करनी है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर 1D मोशन की बात हो रही है, फॉर वन डायमेंशनल मोशन, मान लेते हैं पार्टिकल कोई एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, ठीक है। सपोज सम पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, लेट अस सपोज एक बॉडी है वो यहाँ पर है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, ठीक है। तो 1D मोशन हो रहा है, लेट अलोंग एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं x इक्वल टू x1 वॉज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस x इक्वल टू x2 इज द फाइनल पोजीशन। तो हमें पता है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग x एक्सिस इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1। इसी तरह से अगर y में मोशन हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा y से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, और z एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा z से लिख सकते हैं, z2 माइनस z1। तो अगर x के अलोंग मोशन हो रहा है, केवल x के अलोंग, तो हम एवरेज वेलोसिटी को सिंपल डेल्टा x, अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है ना, हमने डिस्कस किया था कि जब वन डायमेंशन मोशन होता है तो हम उसे IJK में रिप्रेजेंट करने उतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन को सिंपल पॉजिटिव या नेगेटिव से एक्सप्रेस कर देते हैं। इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन दे डेफिनेटली विल टेक अ पॉजिटिव साइन, and if body is moving towards a negative direction then definitely sign will be negative. So by the sign positive and negative we can mention the direction of average velocity, whether it is along the positive x axis or it is along the negative x axis.
तो वी कैन सिंपली राइट इट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, है ना। और बस हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। डेफिनेटली दिस इज फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरह से आप इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ वन डायमेंशन मोशन व्हेन इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, पर बेसिक वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, बेसिक बिल्कुल वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस पे कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, before entering into instantaneous velocity we will discuss few simple examples। तो बस ये आप फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि it is displacement upon time interval, so direction will be along the displacement। and displacement कैसे निकालते हैं? it is a vector which can be calculated by subtracting final position vector minus initial position vector। 3D में है तो भी पोजीशन वेक्टर घटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को अगर याद होगा, एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँ कि अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करते हुए और बी पॉइंट तक आता है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो डेफिनेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो ए से बी की डायरेक्शन में ये वेक्टर आएगा। एंड दिस वेक्टर विल बी डेफिनेटली इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब अगर यहाँ से a से b टाइम जो भी लगा होगा, डेल्टा t टाइम लगा है, सपोज इसमें डेल्टा t टाइम लगा है, तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इसको बस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। y2 माइनस y1 j कैप, अगर हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा और इसे हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन केस ऑफ 3 डायमेंशन मोशन, राइट। तो या तो 1D मोशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों, या वेक्टोरियल क्वेश्चन आएगा 2D एंड 3D का, या फिर 2D 3D में हम इस पे और थोड़ी बात करेंगे, पर कोई अलग से बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। और या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आएगा। 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे चारों और आसानी से डिस्कस करेंगे। आप लिख लो, कुछ रह गया हो नोट करने के लिए तो बताओ, फिर हम इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। तो एवरेज स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, बट एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो मेरा एक नोट है और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि एवरेज स्पीड जो थी और जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर है और इधर स्केलर है तो मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों में से दोनों इक्वल होते हैं, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्या मुझे कोई बताएगा? वेलोसिटी छोटी है, velocity can be less than equal to बड़ा कौन होगा? स्पीड बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल भी हो सकता है क्योंकि एक है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, एक है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग a straight line without changing its direction in that case displacement is equal to distance, right? Yes sir, इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएंगे। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई ना मेरी? yes sir, ये बताओ भाई। यस हाँ, चलो Yes, yes sir, sir. समझ गए, तो क्या मैं क्वेश्चंस दे सकता हूँ अब आपको? चलो yes sir, यस write down a question. A body is moving along x-axis such that इसका such that its position varies with time as x equal to at square plus bt plus c.
इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2, या चलिए ए इज इक्वल टू है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड एंड सी इज इक्वल टू 1.0 मीटर. Find out average velocity from t equal to 0 to t is equal to 5 seconds. Write down this question and solve this problem. कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने इस इक्वेशन को ऐसे क्यों नहीं लिखा जब मुझे a की b की c की वैल्यू लिखनी थी 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी. क्वेश्चन में सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं लिखा? ऐसे लिखने से क्या प्रॉब्लम हो जाती? एनीबॉडी? सर डायमेंशन. बिल्कुल सही बात है भाई. ये क्वेश्चन डायमेंशनली ये क्वेश्चन करेक्ट होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो 2 तो डायमेंशनलेस होता है क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो मेंशन है नहीं. या तो मैं यूनिट मेंशन करूँ यहाँ पे तो ये टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, इसकी लेंथ है, ये होमोजीनियस नहीं होगी ना बच्चों क्वेश्चन. ये तो ये क्वेश्चन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना. तो डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे दी जाएगी, बाद में इनकी वैल्यू यूनिट्स के साथ दी जाएगी. एबीसी जो है वो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, है ना. अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे तब आप वैल्यू पुट करके ये लिख सकते हो आप, है ना. बट आपको एक क्लास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपको ऐसा ही लिखा रहेगा, ये है ना. यस सर. चलो इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा बताओ. 12 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी बताओ बच्चों, कम ऑन. 12 मीटर पर सेकंड. ओके 12 meter per second. क्या अप्लाई करोगे एवरेज वेलोसिटी? आए देख सकते हो कैसे लगाना, मेरे सबसे आसानी से देख पा रहे हो ये. सर 12 यस सर 12 meters. तो x इज इक्वल टू, अगर फंक्शन हम इसका देखें इन सॉल्यूशन, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t. इट्स फाइनल पोजीशन ऑफ x, इनिशियल पोजीशन, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. Final time is 5 seconds, initial time is 0. So say t equal to t1 is 0. So x1 क्या आएगा? 0 पे 1 आएगा, इसमें 0 पुट कर दो आप. t2 is 5. So x2 आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, 50 प्लस 10 प्लस 1. It is 61 मीटर. तो v एवरेज आ रहा है 61 डिवाइड माइनस 1, 5 माइनस 0, 12 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. देखो बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ. बताएं भाई. No, sir. No sir. श्रेया, श्रेया, समझ आ गया? Yes, sir. ओके. इतना देर में क्यों बोलती हो? तुरंत बोला करो. हाँ चलो. माल्या समझ में आ गया तुमको? अवनी?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो अच्छा, एक सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन कर दो, बहुत आसानी से कर दोगे, बस फॉर्मूला वही लगाना है, ग्राफ बना दिया तो क्या हुआ। This is position in meter, particle is time in second. This is 10. Find out V average from t equal to 0 to t equal to 10 seconds. -2 meter per second. Sir, -2 meter per. फटाफट बोलते जाओ, जिसका आता जाए बड़ा बड़ Sir, बोलते जाओ। -2 meter per second. Yes, sir. तुम्हारे -2 सुन लिया meter per plan। second. Yes, sir. ओके, वी एवरेज क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो देखो यहाँ पर पोजीशन 0 है, बिकॉज वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन को प्लॉट किया, तो पोजीशन यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, तो फाइनल 0 इनिशियल 20 फाइनल टाइम 10 इनिशियल 0, सो इट इज -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये बंदा जो एक्स में मूव कर रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, पहले x इक्वल टू 20 पे था और इनिशियली फाइनली ओरिजिन पे पहुंचा है, इट मींस ये इधर की तरफ नेट में मोशन हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसलिए नेगेटिव आया। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, समझ में आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ओवरऑल मोशन हुआ है इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओवरऑल मोशन जो हुआ है वो Yes, नेगेटिव sir. एक्स की तरफ हुआ है। Yes, sir. समझ गया। सभी को समझ में आ गया? किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो फटाफट। No, sir, नहीं पूछना। ओके, कितना बढ़िया सर्कल बना है। बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। क्वेश्चन में ये दिया है कि ए पार्टिकल is moving with uniform speed u, है ना, u है, स्पीड की वैल्यू स्मॉल u है, in a circle of radius r। अब आपको बताना है फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। कहां से कहां बताना? नंबर 1 फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, चलो 2 ही बताएंगे, एंड फ्रॉम ए टू ए, पूरा कंप्लीट सर्कल। ये 90 डिग्री π/2 रोटेशन है, यहाँ पाई रोटेशन है, यहाँ इतना रोटेशन होगा ऐसे सी में, एंड यहाँ 2 पाई रोटेशन है। जस्ट एक दे रहा हूँ, ये आपको दिया नहीं जाएगा। चलिए बेटा, आप मेरे को सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन अलग अलग बता सकते हो। आप इसको आई जे के में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बता देना सर इतनी वैल्यू होगी और ये डायरेक्शन होगी।
सर इस क्वेश्चन में डाउट है बोलो बेटा अवनी, सर, समझ नहीं आ रहा कैसे फाइंड करें। अभी समझ में तो सर टाइम अवनी ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ अवनी। सर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज नहीं बोलते हैं, इट्स चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, होल टर्म इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ओके सर। एवरेज वेलोसिटी कैसे होती है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सर यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या लेंगे समझ नहीं आ रहा है। अरे वही तो, हम अब मुद्दे की बात सुन लो सब लोग। अब अवनी फर्स्ट टारगेट इज कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। कैन यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी विल मूव फ्रॉम ए टू बी? मैं निकलवा चुका हूँ पिछली क्लास में, लेक्चर नंबर 1 में निकलवाया। सर अंडर रूट 2 ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ ही तो होगी बेटा। यस दिस सर। लेंथ इज r, दिस लेंथ इज r, सो दिस लेंथ इज r√2। यस सर। तो सो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड r√2 है। टाइम इंटरवल चाहिए, मान लेते हैं इट इज TAB। ए से बी के बीच का टाइम जो है इट इज TAB मान लेते हैं। ये t की वैल्यू हमें निकाल के रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड गिवन है हमें, तो स्पीड की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, टाइम। कैसे निकालेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ स्पीड का फॉर्मूला सबको याद है कि भूल गए? सही याद है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया गया है u, डिस्टेंस कितनी है, ए से बी सर्कल का पेरीमीटर का 1/4। ए से बी ये रास्ते पे गया है ना पार्टिकल। यस सर। यस सर। तो पाई r बाई 2 हो गया। 2 पाई Yes, r का 1/4 पाई r बाई 2 होता है। यस और सर। टाइम को t मान लिया ए बी से, तो जो टाइम आ जाएगा इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पाई r बाई 2 ये टाइम आ गया बेटा। टाइम ऐसे निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लिया ज्योमेट्रिकली, तो डिवाइड कर देते हैं। तो r√2 डिवाइड बाई टाइम है पाई r बाई 2u। 2u ऊपर चला जाएगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हो, वैल्यू। तो 2√2, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, u ऊपर आएगा, डिवाइड बाई बचेगा पाई। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन देखो ए बी के अलोंग होगी, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर वेक्टर लिखना हो कि 2√2u अपॉन पाई अलोंग ए बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। सर हाँ बेटा। सर टाइम सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सर दोनों केसेस में सेम रहेगा? ओहो, ये तो ब्रह्मांड का महान डाउट पूछ दिया। ये मतलब ये तो वैसा डाउट है, क्या बताया जाए बेटा। टाइम एक ही होता है, उसी टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उतना समझो, मेरी बात समझो। नाम क्या है अपना, नाम बताओ। बस ऐसे ही डांटेंगे नहीं, प्यार करने के लिए बोल रहे हैं। सुशोभित। सुशोभित बेटा समझो, तुम मान लो ये हो सुशोभित, क्या स्पेलिंग लिखते हो? चलो अब स्पेलिंग गलत लिखेंगे, तुमने इतना डाउट पूछा। सुशोभित तुम इस रास्ते से ऐसे होते हुए ऐसे गए, ये कल्याणपुर क्रॉसिंग होते हुए हाईलाइट होते हुए यहाँ आ गए। सुशोभित सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तुम किस रास्ते से गए हो? इस रास्ते से गए हो ना? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। तो अगर कोई पूछेगा कि तुमने डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हें टाइम लगा आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट में इस रास्ते से होते हुए यहाँ अपने घर से हाईलाइट पहुंच गए तुम, ठीक है, वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये, आपने डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया है। मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट ये कवर करने का ये मतलब नहीं है कि आप इस रास्ते से गए हो, गए तो आप इस रास्ते से ही हो, पर आपने ये जो लेंथ होगी ये डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाते तो आपका रास्ता शॉर्टेस्ट होता, सबसे छोटा होता, भले ही आप उस रास्ते पे नहीं गए हो, जाओ चाहे ना जाओ, पर डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। भले ही आप इस रास्ते से जाओ या तुम्हारा दोस्त और लंबा रास्ता लेके यहाँ आया है, तुम्हारे दोस्त का डिस्प्लेसमेंट भी यही है, जबकि उसने जो रास्ता ट्रैवल किया है उसकी लेंथ कुछ और है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम तो एक ही है, यहाँ से
यहाँ पहुंचने में समय तो आपको आधा घंटा ही लगा है, आप इस रास्ते से गए हो, तो जिस रास्ते से आप गए हो उसमें जो डिस्टेंस कवर की है उसमें भी आधा घंटा लगा है, और उसी डिस्टेंस के लिए तो ये डिस्प्लेसमेंट है जिसपे आप गए नहीं हो, पर डिस्प्लेसमेंट तो इसी को कहोगे। यस सर। मतलब तुम्हारी न, देखो यही कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि जब इस रास्ते पे जाएगा तब हम इस टाइम की बात करेंगे। समझो बात क्या है, किसी भी मोशन में वो किसी भी रास्ते से जाए, उस पर्टिकुलर रास्ते पे अगर बॉडी ने मोशन किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है और वो कितने टाइम में हुआ। तो जैसे मान लो कि कोई आदमी यहां से चला, यहाँ बोला मैं ताता थैया, नाचा, डांस किया, ये ऐसे गंदा सा मोशन करते यहाँ खड़ा हो गया, तो अगर मेरे को इसकी एवरेज वेलोसिटी लिखनी है तो मैं ये वाली दूरी लिखूंगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, और इस पूरे रास्ते में यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसको समय लगा, जो इस रास्ते में उसने टाइम पूरा लगाया है, मान लो 1 घंटा लगा है, तो पूरे 1 आवर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, वही एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो ये मत सोचना कि जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखोगे तो आपको वो वाला टाइम लिखना है। जब कुछ बच्चे सोचते, जैसे सुशोभित ने सोचा कि जब इस रास्ते से आएगा तब वाला हम टाइम लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम आएगा ये तो डिस्टेंस वाला टाइम आएगा। कहने का मतलब मोशन एक ही है, उसी मोशन में कुछ वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की है, कुछ डिस्टेंस की है, और टाइम की एक ही वैल्यू है जिस पर्टिकुलर टाइम में उसका मोशन हुआ है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? क्या कि मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दो अलग अलग टाइम नहीं बच्चों, है ना, दो अलग अलग टाइम नहीं होते, एक मोशन होता है, एक टाइम होता है, और उसी एक मोशन में कुछ डिस्टेंस की वैल्यू होती है और कुछ शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, जो हो सकता है इंसान आया हो सकता है ना आया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आदमी यहाँ से यहाँ सीधा चला आया, अब अगर ये सीधा चला आया तो इसका मतलब इस मोशन में उसने 1 घंटा लिया, तो टाइम तो 1 आवर में ही हुआ है, पर इस पर्टिकुलर केस में जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाई चांस इक्वल होगा, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार का डाउट शोभित का था, ये चूंकि काफी बच्चों ने मुझसे पिछले 5-7 सालों में डाउट्स पूछे हैं इस तरह के, तो मुझे उम्मीद है कि अगर किसी और बच्चे का भी होगा तो ये दूर हो गया होगा, और फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों दूर हो गया डाउट? कोई डाउट तो नहीं बचा इससे रिलेटेड? No, sir. No, sir. No, sir. तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भले ही भाई पार्टिकल जब ए से बी आया, वो इस रास्ते पे थोड़े ना गया है, वो आया इसी रास्ते से सर्कुलर पाथ पे, पर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा उस केस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही कहलाएगा, भले वो इस रास्ते से नहीं गया, ठीक है, वो गया इस रास्ते से है, बट यहाँ से यहाँ आने में उसने डिस्टेंस तो ये कवर की है, पर डिस्प्लेसमेंट यही होगा r√2। तो ए से बी एक ही टाइम है, चाहे हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करें तो उससे जो टाइम आएगा या जो डिस्प्लेसमेंट वाले में टाइम आएगा, टाइम एक सिंगल वैल्यू है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमने टाइम निकाला डिस्टेंस से है पर हम अप्लाई डिस्प्लेसमेंट वाले में कर दे रहे, तो बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन मन में ना लाएं बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन सभी समझ गए हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मतलब इसका बी पार्ट के आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे लिए, ए से सी वाला सॉल्व कर दो बेटा। यस सर, 4u/pi आ रहा है। बाकी सभी बच्चे सॉल्व करें भाई, सभी बच्चे सॉल्व Yes, करेंगे sir. तभी मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। टू यू बाई पाई। Sir, 2u/pi आ रहा है. देखते Yes, हैं। sir. 2u/pi.
Yes sir, 2u upon pi आएगा. अच्छा देखते हैं. तो अगर मैं ए से सी करता हूँ, ये ए है, ये सी है. स्क्रीन आ रही ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक. तो पहले टाइम निकालता है. चलो टाइम है ऐसे सी. तो इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट स्पीड हमें दी गई. अरे क्या है, कौन पटाखे छुटा रहा है? तो डिस्टेंस पाई आर आएगा डिवाइड बाई यू. तो ये हमारा टाइम आ जाएगा बेटा. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Sir, 2r. तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा सीधे इनिशियल से फाइनल 2r. डिस्प्लेसमेंट 2r है. तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा, मैग्नीट्यूड, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. सो इट इज 2u अपॉन पाई. आ गया बेटा? Yes, sir. तो इसमें डायरेक्शन along AC वेक्टर लिख देंगे ना सर? द डायरेक्शन अलोंग AC वेक्टर लिखेंगे, है ना? ठीक. अगर हम वेक्टोरियली लिखना चाहें तो A से C में जो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, फिर ऐसे लिख सकते हो आप. किसी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर. तो ऐसे AC लिखकर यूनिट वेक्टर लगा दो. ठीक है सर. तो डायरेक्शन अलोंग, ये यूनिट वेक्टर हो गया ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन. ओके सर. यूनिट वेक्टर अलोंग AC मतलब डायरेक्शन हो गई. या लैंग्वेज में लिख दो. जनरली लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हम नोटेशन तो ले नहीं रहे हैं कोई खास. अच्छा बच्चों, फॉर वन कंप्लीट सर्कल सर 0 आ जाएगा. Yes, sir. 0. A to A, क्यों 0 आ रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट नहीं. सर डिस्प्लेसमेंट 0 है. 0 है. Yes, sir. गुड गुड. एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बहुत अच्छी बात है. यू विल गेट फाइनली एवरेज वेलोसिटी 0, राइट? Yes, sir. चलिए, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलिए एक सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ए बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम 2,3,5 and reaches Q 10,7,20 in 4 seconds. Find out average velocity of bird. चलो जल्दी से बताओ. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं किसी से गलत नहीं होंगे. कोई इसे गलत नहीं कर सकता. फिर भी गलत कर रहे हो तो गलत बात है ना? क्योंकि बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हम लोग अभी डेफिनेशन पार्ट पढ़ रहे हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज, उसी में डेफिनेशन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही कर रहे हैं अभी मतलब कोई अप्लाइड क्वेश्चन पे नहीं आए बेटा हम लोग. तो इसलिए इस चीज को समझो, कोई गलती ना करें इनमें. बताओ, हो गया? यस सर, हो गया.
2, 3 और 5 है वो आई जे के फॉर्म पे क्या? 2, 3, 5 नहीं वो IJK में तो अब लिखना है, उसमें क्या 3 डायमेंशन क्वेश्चन है, एक पॉइंट है उसके XYZ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये XYZ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं सर इसका आंसर आएगा 8 कि IJK में लिखना है। आंसर आएगा 8i 4j 15k/4। सही है, Yes, मीटर sir. पर सेकंड भी लगा सकते हो। यस सर सेम है। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। कैसे लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट कैसे फॉर्मूला बताए थे? x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. This is displacement vector बेटा बच्चों, divide by time interval. So what are final coordinates? 10 minus 2, 7 minus 3, 20 minus 5. 10 minus 2, 7 minus कितना था भूल गया मैं, बता दो जल्दी से। 7 minus 3 j cap, 20 minus 5 k cap. Divide by time interval. This is average velocity vector बच्चों, है ना? सिंपल फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप देख पा रहे हो 4 तरह के डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड, वेक्टर बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड, और कौन सा बेस्ड? ग्राफिकल बेस्ड। 4 तरह के क्वेश्चन है डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन पे जो बनते हैं बच्चों, चारों हम लोगों ने एक एक करके कर लिया, और चूंकि इतना इजी है इस पे ज्यादा एग्जांपल कोई मतलब नहीं है यार, है ना? तो आगे बढ़ते हैं आसानी से। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब ये ज्योमेट्री बदल सकती है, सर्कल की जगह एलिप्स हो सकता है, सर्कल की जगह रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो ये ज्योमेट्री चेंज हो सकती है बेटा, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। और ये तो डिस्चार्ज हो रहा है, अच्छा 14% है अभी तो, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बहुत काम की चीज है बच्चों, इसको आपको अच्छे से समझना है। पिछली क्लास में हम लोग ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, कि जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर होती है। याद है कि भूल गए? याद है सर। अरे भुलक्कड़ हो, बाकी तो कोई मुझसे बता नहीं रहा कि मुझे याद है। Yes, sir. याद है। अगर एक Yes, गाड़ी sir. की रफ्तार हमेशा 60 रहेगी तो एवरेज भी 60 आएगा, इंस्टेंटेनियस भी 60 आएगा। यस सर। सिमिलरली अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, ध्यान सुनिए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होगा। तो पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि व्हेनेवर वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस, हम इंटरवल ऑफ टाइम को इतना छोटा कर देते हैं कि उस छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी का वेरी होना या स्पीड का वेरी होना पॉसिबल नहीं। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए वी कैन अज्यूम दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स all the time in duration that time interval, instantaneous value will always be equal to the average value. तो मैं हमेशा ये लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि there is nothing like instantaneous. Instantaneous is always equal to the average for a very small time interval. बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। तो बिल्कुल बच्चों उसी तरह से यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं कि अगर मैं लिमिट डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं बेटा, और फिर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखूं, चलो मैं डेल्टा एस वेक्टर ही लिखता हूं, अलग अलग हो जाता है तो ये क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड टू 0, इट्स डिफरेंशियल टाइम। मैंने बताया था जब बहुत छोटा करते हैं तो dt हो जाता है ना। तो इसी को बच्चों हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं, और इंस्टेंटेनियस में लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट v वेक्टर, है ना? एवरेज में लिखना पड़ता है एवरेज, पर इंस्टेंटेनियस में सिंपल आप v वेक्टर लिख सकते हो। तो अब मैं उतना डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा, इस तरह से आप डिफाइन करते हो। और जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है बच्चों तो इट बिकम्स dt एंड इट इज ds वेक्टर। तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? ds रेट ऑफ चेंज ऑफ
displacement with time is called instantaneous velocity. Rate of change of displacement with time is called instant, या rate of change of position भी कह सकते हो भाई. ds जो होता है ना वो स्मॉल चेंज इन पोजीशन ही तो है. तो डिस्प्लेसमेंट किसी रेट से चेंज हो रहा है या पोजीशन किसी रेट से चेंज हो रहा है, दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम बातें हैं बेटा. ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है. तो आप चाहो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी लिख सकते हो with respect to time is called instantaneous velocity. ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लो. अगर वन डायमेंशन मोशन है ना, फॉर 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सपोज, तो आप पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं. तो वहां पर फिर हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, है ना, बिना वेक्टर लगाए, क्योंकि हम जानते हैं 1D मोशन में हम डायरेक्शन को प्लस या माइनस से ही काम चला लेते हैं, तो बार बार वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा. तो v इक्वल टू dx बाई dt लिखेंगे. y में मोशन हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ही केवल चेंज हो रहा होगा उस केस में, तो dy बाई dt लिख सकते हो. z में dz बाई dt लिख सकते हो, है ना. तो ds बाई dt, या इसको हम dr बाई dt भी लिख देते हैं ना. तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है. r भी तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो dr भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा. तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि dt क्या है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है. डिफरेंशियल डेल्टा t टेंड टू 0 है तो बहुत छोटा हो जाता है, और ds है उस छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट तो है. अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, पर ये टाइम ही इतना छोटा है कि छोटे टाइम के लिए बॉडी का मोशन ही यूनिफॉर्म माना जाएगा. तो आप कह सकते हो कि अगर बॉडी ने वेलोसिटी चेंज ही नहीं करी है, कोई बॉडी की वेलोसिटी हमेशा 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ है और 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो किसी मोमेंट पे देखोगे तो 20 वेलोसिटी दिखेगी. किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो किसी भी ड्यूरेशन में, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बदलेगी नहीं वेलोसिटी, तो फिर वो एवरेज वैल्यू हो या इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, दोनों सेम होती हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस जब भी डिफाइन करते हैं तो इंटरवल ऑफ टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं. इतना छोटा कर देते हैं कि अगर कोई बहुत फास्ट मोशन भी कर, भाई रियलिस्टिक बात करते हैं ना, हवाई जहाज भी है तो उसकी भी रफ्तार एक लिमिट तक होती है, वो भी 10 टू द पावर -50 सेकंड में उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत क्या ना के बराबर नेग्लिजिबल चेंज होगा, जिससे तुम बड़ी आसानी से यूनिफॉर्म मान सकते हो. तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, कोई डाउट हो मन में तो पूछ लो. डेफिनेशन पार्ट हमने कवर किया है अभी. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हाँ, एक छोटी सी बात बच्चों और कवर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. ये तो बहुत समझने वाली बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार. देखो, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन तो तुम समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, है ना. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बहुत जरूरी है. डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब चीजें डेफिनेशन में ही छुपी होती हैं. अगर हम देखें कि हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस क्या है, ds बाई dt है, ds वेक्टर बाई dt वेक्टर. तो कोई भी आंख बंद करके बता देगा कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ds वेक्टर के अलोंग होगा. ds मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. dt टाइम इंटरवल में जो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, उसे ds हम कह रहे हैं. अब सोचो एक पार्टिकल है बेटा, वो इस रास्ते पे चल रहा है, इस रास्ते पे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रहा है. dt कितना छोटा है सोचना जरा. dt है 10 टू दी पावर -50 सेकंड. ऐसे सोचो, बहुत छोटा, नैनो सेकंड का भी नैनो का नैनो. इतने कम टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल कितना चलेगा, बहुत कम चलेगा भाई. स्पीड ऑफ लाइट से भी चला दो, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता अपनी फिजिक्स के हिसाब से, तो भी बहुत कम चलेगा. मतलब अगर मैं इसको A पॉइंट पे पहले था तो बाद में B पॉइंट पे पहुंचेगा. ये तो मैंने बहुत दूर बना दिया. माइक्रोस्कोप से देखोगे तब इतनी दूर नजर आएगा, वो भी नहीं नजर आएगा. मतलब समझ रहे हो ना, बहुत नजदीक नजदीक है. यानी मतलब वो A पे होगा तो B पे पहुंचेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो भैया, समझ रहे हो? यस सर. यस सर. यानी जो ds होगा
बहुत छोटा सा वेक्टर, उस रास्ते पे 2 पॉइंट ले लो, ए पे था, बी पे चला गया, तो ए से जो बी को मिलाने वाला वेक्टर होगा ना, ए से जो बी को मिलाने वाला वेक्टर होगा, थोड़ा जूम करके देखो, ये वेक्टर है डीएस वेक्टर हमारा। अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस और सर, जूम थोड़ा करें, सा। इतना ही जूम हो पाएगा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है बहुत, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अगर देखो आप, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंट के along जा रही है। कर्व पे अगर मैं 2 पॉइंट, किसी भी कर्व पे मैंने क्या कहा था, 2 पॉइंट अगर बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास, इतनी पास की आंखों से दिखे ना दूर दूर, उनको मिलाओगे तो एक टेंजेंट बन जाएगी कि नहीं? कॉर्ड Yes, से sir. टेंजेंट आए थे, डिफरेंशिएशन Yes, वाला sir. लेक्चर याद करो। यस सर। यस सर। Yes, sir. किया था कि dy by dx टेंजेंट का स्लोप कैसे होता है, तो वहां पर हम 2 पॉइंट जो कॉर्ड बनाई थी फिर बहुत पास ले आए थे। तो मैं बस बच्चों कहना यही चाहता हूँ कि जो ds वेक्टर होता है ये ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होगा। उस कर्व पे 2 पॉइंट जो आपके बहुत नजदीक होंगे, यहाँ पे होगा 1 पॉइंट, इनको मिलाते हुए जब ये वेक्टर बनाओगे बेटा, तो ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर होगा इस ds वेक्टर के अलोंग, और ds वेक्टर होगा टेंजेंट के अलोंग। इसीलिए कहावत कही जाती है कि पार्टिकल किसी भी कर्व में मोशन कर रहा हो, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है, याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर is always along the tangent to the path, locus या ट्रैजेक्टरी। पाथ कहो, लोकस कहो या ट्रैजेक्टरी कहो, उस पे टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब वो ए पॉइंट पे होगा, और जब वो बी पॉइंट पे होगा, जब वो सी पॉइंट पे होगा, जब वो डी पॉइंट पे होगा, तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। जैसे ए पॉइंट पे होगा टेंजेंट के लॉन्ग होगी, तो टुवर्ड्स राइट होगी वेलोसिटी। इसी तरह से क्या आप बी पॉइंट पे बता सकते हो टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी? Sir, down. डाउन। वेरी गुड, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डाउन होगी वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। सी पॉइंट पे बता दो बेटा, शाबाश। लेफ्ट। लेफ्ट होगी। शाबाश मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, शाबाश बेटा। डी पे बता दो, डी पे। ऊपर। अप। वेरी गुड, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन। ये टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है बेटा, तो इसको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेशन भी है और डायरेक्शन को आप समझ लो, क्योंकि जो ds वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, इसको समझ रहे हैं सभी बच्चे? Yes, कोई sir. डाउट हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से भैया। देखो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, तो हम क्या समझे कि समझ आ गया? नो डाउट सर। Sir, no doubt. देखो तुम लोग तो बोल ही रहे हो, बाकी लोग जो बोल नहीं रहे वो भी बोल दे हम पे दया करके। Yes, sir. ओके, कुछ लोग कह रहे हम नहीं बोलेंगे, जाओ क्या कर लोगे? क्यों, ये वाली चीज है क्या? बुलवा लो अगर है हिम्मत तो, हम नहीं बोलने वाले। चलो कोई नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों की समझ आ गया आप लोग को। ठीक है, तो किसी भी कर्व पे अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है, जैसे इस कर्व पे अगर पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, यहाँ होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बात समझ गए हो मेरी। फिर भी नहीं समझे हो तो बिल्कुल ना शर्माया करो, ये मत सोचा करो कि दूसरे बच्चों के बीच में क्या होगा। बिल्कुल 2 into 2 4 भी समझ नहीं आ रहा तो भी बताइए, बस पूछ लिया करो। यस बेटा। सर वो माइक नहीं ऑन हो रहा था। सर मेरा एक डाउट था कि अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ, तो अगर वो कर्व ना हुआ फिर क्या बिल्कुल सही, होगा? सुप्रीत का डाउट मैं बताने जा रहा हूँ। सुप्रीत ने कहा कि सर अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, कर्व नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सुप्रीत, अगर कोई पार्टिकल एक्स के अलोंग ही मोशन कर रहा है, मान लो इधर ही मोशन कर रहा है, तब तो सीधे सीधे वेलोसिटी उसकी एक्स के अलोंग ही हो जाएगी। और मैं Yes, आपको टेंजेंट वाले में बता चुका हूँ कि अगर एक लाइन है, कर्व नहीं है, तो लाइन पे ड्रॉ की गई टेंजेंट खुद वही लाइन हो जाएगी। कोई भी लाइन खुद अपने आप पे एक टेंजेंट होती है। अगर मैं इसे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इट्स खुद यही लाइन हो जाएगी ना बेटा। तो या आप कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे ए और बी, तो जो ds वेक्टर होगा इट इज ऑलवेज अलोंग दिस लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर विल बी अलोंग दैट लाइन ओनली।
वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ Yes, मोशन क्या इधर जा रहा है इधर जा रहा है ना। दिक्कत तो तब आती है व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द कर्व। तो जब कर्व पे मूव करता है तब हमने ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी कि टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और कैसे होगी वो डेफिनेशन से निकल के आ रहा है। डीएस वेक्टर क्या है वो समझ लो बस, बहुत छोटा सा सर डिस्प्लेसमेंट अगर है। कोई शेप अगर मतलब सर्कल ना हो तो भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, ठीक है कोई सर। भी सर्कल नहीं भी है, एनी कर्व है ना, ये देखो ये बड़ा ये तो सर्कल नहीं, ये वाला यहाँ पर ये हमने सर्कल कहाँ बनाया, सर्कल तो बाद में बनाया है। सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोशन जो कि हम मोशन पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ये तो मैंने सर्कल नहीं बनाया, बट आई हैव शोन दैट। Yes, understood. ओके चलिए भाई, तो ये बात हो गई, हमारी डेफिनेशन पार्ट कवर हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो v इक्वल टू dx बाई dt है या v इक्वल टू ds बाई dt है, तो फिर वही बात है कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर यूज हो रहा है। ग्राफिकल बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राफ सेपरेट पढ़ाऊंगा अभी, मैं इसलिए ग्राफ मिक्स नहीं करना चाहता, इसलिए ग्राफ के क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा हूँ। वरना मैं यहाँ पे कह सकता था कि जो ds बाई dt होगा इट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बट मैं ग्राफ को सेपरेटली एक दो लेक्चर अलग से पढ़ाऊंगा, दैट्स वाई मैं अभी ग्राफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है उन्हीं को ले रहा हूँ। तो चलिए, आप आई होप आप समझ गए हैं, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल varies with time as x equal to 2 sin alpha t। ये जो 2 है इट इज 2 मीटर। तो find out instantaneous velocity at t equal to 0। करो बच्चों। सेकंड इनवर्स है क्या? सेकंड इनवर्स है ना, ये अल्फा की वैल्यू दी गई है। आगे क्या लिखा है? आगे फाइंड आउट लिखा है, ये सेकंड इनवर्स लिखा है ना, एस पर सेकंड 2 लिखा है, 2 लिखा है, अल्फा की वैल्यू 2 है और सेकंड इनवर्स यूनिट लिखी है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ना बच्चों की साइन के अंदर की चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अगर अल्फा की यूनिट में मैं टाइम इनवर्स नहीं दूंगा तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। यस सर। हाँ, इन बारीकियों को भी समझो मेरे प्यारे फाउंडेशन वाले बच्चों, 11th वालों, बताओ बेटा। यस यस सर, समझिए। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, इसलिए ये मीटर में होगा तभी तो पोजीशन को जस्टिफाई करेगा। इसलिए 2 मीटर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा कुछ मेंशन नहीं किया है। दैट्स व्हाई 2 मीटर आई हैव रिटन विद यूनिट, ताकि कोई प्रॉब्लम, ये एम नहीं है, इट्स मीटर। तो आप चाहो तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट्स 2 कहाँ गया, 2 sin अल्फा टी, इट्स 2 मीटर, यूनिट अलग लिख देता हूं मैं, 2 मीटर। तो बच्चों t इक्वल टू 0 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। और सर मीटर लगाने को सर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर मीटर लगा देंगे आप 2 मीटर। अरे कांस्टेंट ही है, इट्स सिंपल 2, बस समझना है कि हाँ ये मीटर में, इसका यूनिट मीटर है, वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। उसको आप सिंपल ऐसे लिख के सॉल्व कर लो। 2 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है। गलत जवाब है, 0 नहीं आएगा। 4 आ रहा है। 0.0। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब जो लोग 0 बता रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन गड़बड़ है। 2 sin अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो 2 sin 2t है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सर 2 sin, अच्छा मतलब अल्फा की वैल्यू 2 है ना, dx बाई dt, तो देखो 2 तो रहेगा बाहर,
ये चेन रूल से करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2t। बच्चों जल्दी से बताओ। यस साइन यस सर। साइन के अंदर 2t लिखा है तो साइन 2t का तो होगा cos 2t, पर हम अंदर 2t का भी करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 cos 2t आएगा। बेटा प्यारे बच्चों जल्दी से समझो। यस सर, समझ गए। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 4 cos 2t। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब t इक्वल टू 0 पे चाहिए तो 4 cos 0, cos 0 1 होता है, so it is 4 meter per second is the unit. Got it बेटा? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 2-4-10 लोग और जल्दी से बोलो यस सर, यस सर। Yes, sir. जल्दी होता है ना? ठीक, इससे पता चलता है कि हाँ हमारे बच्चे सीख रहे हैं। अभी आपको चेहरे नहीं देख रहा हूँ ना मैं, इसलिए कॉन्फिडेंस मिलता है टीचर को। ऐसा नहीं होता है तुम्हारे यस सर से मुझे लगेगा अगर नहीं है तो जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं वो भी पूछ लिया करें भाई, और बता दिया करें। चलिए, तो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, मैं डायरेक्टली यूनिट कंफ्यूजन नहीं करूंगा। -4t + 7, एक पार्टिकल का पोजीशन मीटर में इस तरह से वैरी कर रहा है टाइम के साथ। आपको बताना है फाइंड आउट। देखो जब लिखा ना हो तो वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t = t, जनरल टाइम पे बताना है। फिर बताना है फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब अदेश ऑफिस में जा रहे हो आजकल? कितने बजे जाते हो? बैठते हो? ठीक, वेरी गुड। फिर ऐसे ही आए थे, पता नहीं कैसे आ गए, तो लेके आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कह दिया करो कि बैच स्टार्ट हो गया। यस सर। सर 2t - 4 फर्स्ट वाले को। चलो भाई करो। यस सर, 2t - 4। Yes, sir. 2t - 4। तो और देखो सर- बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है dx/dt। तो ये 2t - 4 उसका हो जाएगा 0। t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सेकंड पार्ट का 2 सेकंड्स। है ना? कह रहे हो फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। यस सर, सेकंड भी 2 कर सेकंड। दो, सो 2t - 2 4 सेकंड। इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा, है ना? यस सर, आ गया। बताओ बेटा। Yes, sir. Yes. अच्छा, जिस तरह से हमने एक नोट में यहाँ पर लिखवाना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा था कि एवरेज स्पीड जो होता है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। तो क्या लगता है आपको, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? सर दोनों सेम होने होंगे। चाहिए दोनों, बस हाँ, ये डायरेक्शन उसमें दोनों हो जाती है वेलोसिटी में। हाँ, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना? क्योंकि बेटा ये होता है ds/dt, और जब बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना तो ये मोशन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही होती है हमेशा। तो बहुत छोटे मोशन के लिए dt टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बस डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो हमेशा स्पीड बताएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर लिखनी है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कभी कंफ्यूजन ना हो बेटा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं बताता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड जरूर बताता है, ठीक है?
तो सर अगर ये मैं इसलिए कि स्पीड जिसमें की जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही होगी, स्ट्रेट लाइन यही होगा ना। राइट राइट राइट, क्योंकि छोटा सा मोशन होगा, छोटे से मोशन में ये ऑलमोस्ट पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो डिस्टेंस होगा ds वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो ds का मैग्नीट्यूड होगा यही डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इक्वल हो रहे हैं। बड़े इंटरवल के लिए क्या होता है, यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये है पर डिस्टेंस ये है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए स्पीड और एवरेज वाले में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होते बेटा। समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? यस सर। यस ठीक ठीक। तो देखो अगर कोई ऐसे बोल दे, कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, मैं ऐसे दे दूं तुमको 10 i cap 10 j cap 20 k cap, फाइंड आउट स्पीड, फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो कैसे निकालोगे? तो आप समझ जाओगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वेलोसिटी वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बेटा। यस सर। तो बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ये 200 का 400, 20 का 600 हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 6 इज द आंसर मीटर पर सेकेंड। बेटा सरल चीज है इसलिए फटाफट पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। थोड़ा सरल है ना, इसलिए सिंपल ज्यादा है, इसलिए फटाफट बता देता हूँ। कोई चीज टफ रहेगी तो थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा, फिर भी आपको अगर सरल चीज भी तभी टफ लगे तो आप मेरे से बोलो, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लूंगा। तो ये समझ में आ रही बच्चों एक वेलोसिटी कैसे निकल रहा है? तो ये तो dx by dt से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कभी कभी 3 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर भी दी जाती है, तो उससे भी आप कैलकुलेट। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, डल तो नहीं है? यस सर। नो सर, क्लियरली आ रही। एक्चुअली मैं चार्जर भूल गया हूँ आज और 5% बैटरी बची है, तो ये काफी कम जो है, चल जाएगी लेकिन हमारी 5-7 मिनट। जैसे उस दिन अगर आपको कोई दे दे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दे दे, पोजीशन वेक्टर दे दे कोई, 3D मोशन में ऐसा होता है, जैसे टी स्क्वायर आई कैप 2t + 7 j कैप + 4 k कैप, और हमसे पूछ ले फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर। श्रेया ने एक क्वेश्चन वेक्टर्स में मेरे को भेजा था, मैंने कहा था काइनेमेटिक्स का डाउट है, तो यहां से अब आप सिंपल निकाल सकते हो। वी वेक्टर क्या होता है बेटा, dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो देखो क्या करते हैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t आई कैप, 2t + 7 का होगा 2 + 7 का 0 j कैप रहेगा, ये तो 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा k कैप में। सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2t आई कैप + 2 j कैप। तो इस तरह से बेटा अगर कभी पोजीशन वेक्टर दिया जाए आपको वेक्टर फॉर्म में, तो भी आप वेलोसिटी वेक्टर आसानी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, बस आपको ये याद रखना है, तो भी आप बेटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन वेक्टर। ओके सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये वाला बाद वाला? यस सर। यस। यस सर। चलो जरा इसी तरह का एक क्वेश्चन करो मेरे लिए। अगर मैं पोजीशन वेक्टर दे रहा हूं t³ आई कैप 2t स्क्वायर j कैप 4t + 8 k कैप, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर एट t = 1। जरा बताओ क्या आएगा आंसर इसका बेटा? थ्री आई कैप + 4j कैप + 4। सर 3t स्क्वायर t = 1 पे है, बाद में t = 1 पुट कर दो ना उसी में। j कैप ओके + सर। 4k कैप। करो भाई, सभी बच्चे करें प्लीज। सर 3i कैप + 4j कैप + 4k कैप। यस सर, यही आ रहा है। अवनी यस सर। क्या? यस सर।
सर मेरा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप आ रहा है। 2 कैसे आ रहा अवनी? 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो अवनी। तो अच्छा 2 से हाँ पहले सर, से 2 into 2 होगा, सॉरी सर मिस्टेक थी। माल्या यस सर, आ गया। आंसर आ गया। श्रेया सर मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप आ रहा है। प्लस 12 आ रहा। श्रेया 8 तो कांस्टेंट है, 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा श्रेया। यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। विष्णु Yes sir. आ रहा है आंसर? Yes sir. Same है. ओके तो वेलोसिटी वेक्टर है dr by dt। वी विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट। कल हम इस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज मेरी बैटरी जा रही, चार्जर नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ आज। तो आज मैं क्लास यहीं पे ऑफ करूंगा। 3t स्क्वायर आई कैप 4tj कैप। और इसमें देखो ध्यान से, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 8 का 0 होगा k कैप। फिर इसमें t की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप आएगा। सर हाँ बेटा। सर आपके क्वेश्चंस की शीट भेजोगे इस अभी जितना पढ़ाएगा गायनामेटिक? एक्चुअली अभी अगर मैं शीट भेज दूंगा ना तो तुम्हें पता नहीं होगा कौन कौन से करने। एक क्लास और पढ़ा दूंगा फिर भेजूंगा। और एक्चुअली क्या है ना, पैट्रिक हाँ। सर बताते बताते लीव करते हैं।